थिएटर में पिक्चर तो हम सब देखने जाते हैं, लेकिन इस पिक्चर के पीछे जो इंडस्ट्री है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है, चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। इससे पहले कि आपको थिएटर के बिजनेस के बारे में बताएं, आप हमें कमेंट्स में बताइए आपने आखिरी पिक्चर कौन सा देखा था थिएटर में जाके। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप आगे भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखते रह सकें। भारत की जो सिनेमा की हिस्ट्री है वो काफी रिच है। अब आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि करीब 110 साल पहले दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली पिक्चर बनाई थी। कट टू टुडे भारत में एक्टर्स को गॉड लाइक स्टेटस दिया जाता है। तो जब हम इन सारे एक्टर्स की सक्सेस और उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, नेचुरली हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि इस इंडस्ट्री के पीछे कितने पैसे होंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रीसेंट ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि पिक्चर के केस में इंडियंस जो है स्टोरी टेलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक्टर्स से। ये चीज हमें रीजनल और हिंदी सिनेमा के कलेक्शन ट्रेंड्स में देखने मिलती है। रिसेंटली पीवीआर के FY23 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हाईलाइट किया था कि जो हिंदी सिनेमा का कलेक्शन था वो 28% से नीचे गया फ्रॉम 2019 टू 2022, लेकिन यही सेम नंबर रीजनल सिनेमा के केस में 30% से ऊपर गया फॉर द सेम टाइम पीरियड। लेकिन अब एक बात है, इस इंडस्ट्री के सराउंडिंग जो सारे फैक्टर्स है वो काफी पॉजिटिव है। अगर हम इंडिया के पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पिछले 10 सालों में ये 98.5% से ग्रो हुआ। यही सेम चीज अगर हम नंबर ऑफ मॉल्स की बात करें तो 2012 में भारत में 188 मॉल्स थे, 2022 में यही नंबर था 353। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि ये सारे जो फैक्टर्स है वो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। लेकिन देखिए, थिएटर चलाना और लोगों को पिक्चर दिखाना इतना आसान नहीं होता। ये जो बिजनेस है वो बहुत ही हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस होता है। इतने बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को मैनेज करना, उनको मॉल्स में चलाना, मॉल्स की हाई रेंट पे करना, एंड ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो सारी कमर्शियल स्पेसेस होते हैं वहां पे रेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट रेसिडेंशियल से ज्यादा होते हैं। तो इन सारे खर्चों को रिकवर करने थिएटर्स जो होते हैं वो 3 अलग अलग जगह से रेवेन्यू कमाते हैं। सबसे पहला होता है ऑब्वियसली टिकट बेच के, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। टिकट बेचने से जो पैसे आते हैं वो 100% थिएटर को नहीं मिलते, बीच में प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना एक कट लेते हैं। तो इसीलिए ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और यहाँ पर प्राइसिंग पावर भी नहीं होती, क्योंकि अगर ये लोग टिकट का प्राइस बहुत बढ़ा दें तो ऑब्वियस सी बात है आप और हम पिक्चर देखने जाएंगे ही नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है F&B, दैट इज फूड एंड बेवरेज। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। रिसेंटली मैं पिक्चर देखने गया था, टिकट थी 200 रुपए की, लेकिन पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक को मिला के जो कॉम्बो मैंने खरीदा वही था 640 रुपए का। तो ऑब्वियसली अपने इतने सारे खर्चे कवर करने थिएटर जो होता है F&B के प्राइसेस बहुत हाई रखता है। ये करने के पीछे एक और वजह होती है, थिएटर के अंदर जो भी खाना होता है उसका सप्लाई थिएटर कंट्रोल करता है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है। आपको अंदर खाना ले जाना अलाउड नहीं होता एंड पिक्चर देखते समय कुछ ना कुछ खाने का मन कर ही जाता है। तीसरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है एडवर्टाइजमेंट्स। देखिए, जब भी आप पिक्चर देखने जाते हैं, स्टार्टिंग में जो एड्स और ट्रेलर्स आते हैं ये बिल्कुल फ्री नहीं होते। प्रोड्यूसर्स और अलग अलग बिजनेसेस इन स्लॉट्स के लिए बहुत हाई अमाउंट्स पे करते हैं, तो ये थिएटर के लिए एक और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। अब आपने एक चीज रियलाइज की होगी, इन सारे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है आप और हम, द कॉमन मैन। अगर हम पिक्चर देखने ही नहीं जाएंगे तो ज्यादा टिकट नहीं बिकेंगे, थिएटर में खाना कम बिकेगा और ऑब्वियस सी बात है जो एडवर्टाइजिंग से थिएटर पैसा कमाता है वहां पर उनकी प्राइसिंग पावर भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में जब कंजम्पशन बढ़ता है या कम होता है वो थिएटर्स को सीवियरली इम्पैक्ट करता है। इसीलिए एक इकोनॉमिक स्लो डाउन या एक इकोनॉमिक बूम थिएटर के रिजल्ट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और ये इंडस्ट्री भी साइक्लिकल बन जाती है। ऐसे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना तब सेंस करता है जब ये एक इकोनॉमिक स्लो डाउन से बाहर आते हों, लेकिन ऐसे पॉइंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। अब अगर हम इस इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो करंटली भारत में ये इंडस्ट्री 183 बिलियन रुपीस की है। FY24 तक प्रेडिक्टेड है कि ये इंडस्ट्री 212 बिलियन रुपीस तक ग्रो हो सकती है। मेनली इस ग्रोथ का ड्राइवर ये होगा कि इंडिया एक बहुत ही अंडर स्क्रीन मार्केट है। मतलब देखिए, भारत में टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स है 9000,
यही सेम चीज अगर हम यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पर 40,000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स है। तो जैसे जैसे इन स्क्रीन्स का नंबर ग्रो होगा और इंडियंस की डिस्पोजेबल इनकम ग्रो होगी, ये दोनों चीजें इस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होंगे। लेकिन मीडियम टर्म में ये ग्रोथ आएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। एनीवे, आपको क्या लगता है, भारत का थिएटर बिजनेस ब्लॉकबस्टर होगा या नहीं? कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे वैल्यू एडिंग वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे के वीडियो में, जिसका टॉपिक आप पिन कमेंट से चूज कर सकते हैं। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.